दिन रात और ऋतुओं को समझना। और ये जो हिस्सा है ये टॉपिक का, ये आपके लिए भूगोल का भी है, पर्यावरण का भी है, और आपके लिए जीएस का भी हिस्सा है। किस प्रकार से ये चीज़ों को समझा जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं। ये बच्चों के संदर्भ में भी है और आपके संदर्भ में भी है। खैर, भूगोल में तो आपको और इसके अंदरूनी जानकारी जाननी होगी। दिन और रात कैसे होते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन कैसा होता है, दोनों के हिस्सों को समझिए। दोनों का कनेक्शन पृथ्वी से है। पृथ्वी का जो चक्रण है, घूर्णन है, रोटेशन है, उसको देखें, पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी का घूर्णन। घूर्णन का मतलब हो गया घूमना। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसको हम कहते हैं घूर्णन करना और घूमना। घूर्णन करना, घूमना, या इसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलें तो परिक्रमण, परिक्रमण करना। हम अभी देखते हैं 24 घंटा में एक लगभग हम 24 घंटा समय ले लेते हैं। 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष में घूम जाती है, लेकिन पूरा अगर 24 घंटे की तुलना हम लोग करें तो पूरा 24 घंटा ये नहीं होता है। 24 घंटा ना होकर के 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है, जिसको हम लोग मोटे मोटे तौर पर 24 घंटा मान लेते हैं। पृथ्वी का घूमना हमारे लिए किस चीज को दिखाता है, तो दो चीजें हमको स्पेशली समझना होगा। पृथ्वी जब घूमती है, भूगोल का हिस्सा है, खगोल भूगोल विज्ञान का भी हिस्सा है। पृथ्वी का अपने क्षेत्र अक्ष पे घूमना दो चीजों को दिखाएगा। पहला चीज होता है कि दिन और रात का होना। आप लोगों ने बचपन में जो ग्रह पढ़ रहे होंगे, जब ग्रह पढ़ रहे थे होंगे, उसमें एक पृथ्वी है मान लो, और पृथ्वी जब सूर्य का, ये सूर्य है, और इसके चारों ओर जब चक्कर ये लगाती है तो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। लेकिन अपने ही अक्ष पर वो रोटेट हो रहा होता है, तो हर दिन वो स्थिति आती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होती है, और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का शाम या रात माना जाता है। इसका यही मतलब है कि अगर यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी का 12 घंटे इस हिस्से में प्रकाश पड़ता है, और जैसे ही घूम जाता है तो 12 घंटे अपोजिट हिस्से में प्रकाश पड़ता है। तो ऐसे दिन और रात का, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, ये वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो रात कहलाएगा, शाम हो जाएगी। ऐसे घूमकर सामने आता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो उस समय जहां जहां पे सूर्य का प्रकाश मिलता है वहां वहां भी उजाला होता है। क्योंकि उजाला होगा अर्थात वस्तु का देखना। वस्तु कैसे दिखता है, आपने प्रकाश का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फिजिक्स में। कोई वस्तु दिखाई कब देती है, जब उस पर प्रकाश परिवर्तित होता है। परिवर्तन का सिद्धांत है ये, परावर्तन का। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसके प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ती है। दूसरा चीज, पृथ्वी का घूमना, अपने आप में घूमना। सूर्य, चंद्रमा और तारों का पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देना। जब पृथ्वी घूमती है तो आपको पृथ्वी से सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, तारों की स्थिति सभी हमको पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देती है। तीसरी स्थिति, समय का अंतर बनना। आप लोगों ने टाइम जोन, अभी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भूगोल का किसी टाइम जोन को समझना। समय का अंतर, हमारे यहाँ पर पूरी जो पृथ्वी है वो अलग अलग टाइम जोन में बटा हुआ है। यहाँ पर एक ऐसी रेखा खींची गई है जिसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा में हर एक देशांतर रेखा अलग अलग टाइम जोन को दिखाता है। जैसे भारत की स्थिति यहाँ पर है, मालूम है ग्लोब में भारत की स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर का टाइम जोन हमारे यहाँ भारत के लोगों ने अलग बनाया है। हमारे यहाँ पे 82.5 डिग्री पर यहाँ से 0 डिग्री माना जाता है। ऐसे आते आते ये पूर्वी देशांतर कहलाता है। मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भूगोल में बताऊंगा ही। पूर्वी देशांतर कहलाता है। पूर्वी देशांतर में हमारे भारत में एक लाइन खींची गई है, एक मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, आईएसटी कहा जाता है। और यहाँ देशांतर, 0 देशांतर को जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। तो 82.5 डिग्री भारत का जो एक रेखा है जो दिखाता है कि हमारे यहाँ पर जिस समय 0 डिग्री से इतने डिग्री पे आगे है, तो इस समय हम ये मानते हैं
इतिहास है लंबा चौड़ा ना हमारे यहाँ टाइम जोन को पढ़ने समझाने का। तो ये माना जाता है कि 5.5 घंटे इस 0 डिग्री से आगे चलता है घड़ी। हमारा टाइम जो है, जो जीएमटी है, ग्रीनविच लंदन का एक शहर है जहां पर 0 डिग्री बैठक किया गया था। तो ये माना गया था देशांतर रेखा की शुरुआत यहीं से करते हैं और हर लाइन को लगभग एक एक देशांतर में 4-4 मिनट का डिफरेंस दिखाया जाता है। एक देशांतर में 4-4 डिफरेंस। तो वैसे ही भारत इस देशांतर से 82.5 देशांतर में स्थित है। उस हिसाब से टाइम के हिसाब से यहाँ पर अगर ग्रीनविच अर्थात लंदन में अगर दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 होता है। अभी वहां पर 12:30 हुआ होगा दोपहर के, है ना। क्यों हुआ हो? क्योंकि वहां 0 डिग्री है और उस देशांतर का वहां का टाइम जोन उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया है। तो ये टाइम जोन होता है कभी कभी स्थान के हिसाब से। जैसे एक ग्लोब का आपको एक बार में एक स्थिति ही दिख पाएगी, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक जाए तो 180 रेखाएं ही दिख पाएगी। इसके पीछे भी 180 रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर के 360 डिग्री जो है ये पूरा घुमा हुआ है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, ये टाइम जोन का भी मतलब बहुत स्पेशल इसलिए है, कभी कभी पूछा जाता है कि आप अगर अभी 5:30 बजे लंदन के लिए निकलते हैं, आज का तारीख जो है, और जैसे लंदन को निकलते हैं और आपको लंदन जाने में 5 साढ़े 5 घंटा लगता है और आप अभी 5 बजे निकले हो, तो वहां कितने बजे पहुंचोगे? तो वहां के टाइम के हिसाब से आप उसी समय पहुंचेंगे जिस समय यहाँ बजा हुआ, क्योंकि आपने सफर में 5.5 घंटे काटा लेकिन वो खुद ही 5.5 घंटे पीछे है। ये प्रश्न आता है कि ये समय के हिसाब से ना और तारीख के हिसाब से अगर हम इधर जाते जाते हैं तो समय आगे बढ़ता है, यहाँ जाए तो समय पीछे होता जाता है। ठीक है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? पृथ्वी घूमना नहीं, पृथ्वी घूम तो रहा है लेकिन जैसे हम लोग सफर करेंगे, पृथ्वी के अपोजिट सफर करेंगे, तो वो टाइम आपको आपके जीवन का वो 5 घंटा बच जाएगा। आपने उसको कहाँ बिताया ये पता ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। वैसे ही पृथ्वी की स्थिति भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल से हल्का चपटा आकार है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब अब केंद्र की ओर आप झुक कर घूमते हैं तो अभिकेंद्रीय होता है और केंद्र के बाहर जब उसका प्रभाव होता है तो अपकेंद्रीय होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि आप जब ऐसे एग्जाम्पल आता है ना, दही मही को मथाते हैं तो कौन सा बल लगता है, तो चीजें बाहर फेंकते हैं हम, तो बल कहाँ लग रहा है? बाहर को ढकेलने में बल लगता है, तो वो होता है अपकेंद्रीय बल, है ना। आप वाहन चला रहे हैं, टर्निंग आता है तो आप कौन सा बल के हिसाब से मुड़ते हैं? जो आप केंद्र की ओर, अभिकेंद्र की ओर झुकाव होता है, तब आप सही तरीके से मुड़ पाते हैं। जिधर मोड़ है उधर ही आपका वाहन मुड़ता है। इधर मोड़ है तो इधर ही मोड़ेंगे। आप कोशिश करके देखिए, इधर मोड़ना है और देखता हूं कैसे नहीं मोड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना, गिर जाएंगे आप। तो वो अब अभिकेंद्रीय है। उदाहरण आप लोग समझेंगे फिजिक्स में तो थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। ये एक स्थिति है, पहचान नहीं आ रहा है फिर भी आपको डेट याद रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर या तो पृथ्वी के घूर्णन को भी समझा जाता है, अपने आप में घूमना, अपने आप में घूमता है तो दिन और रात होते हैं, एकदम क्लियर रखेंगे। पृथ्वी की दूसरी स्थिति होती है कि वो घूमता तो है लेकिन वो ग्रह के श्रेणी में आता है, और ग्रह का जो विशेषता होता है, जितने भी ग्रह होते हैं वो जो है सूर्य के चक्कर लगाता है। ये सन के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं, और जो चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाता है उसी को हम लोग ग्रह की स्थिति में लेते हैं। इसलिए पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, जिसको काट करके अब 8 माना गया है, क्योंकि एक ग्रह था प्लूटो, जिसको हम लोग हिंदी में यम कहते थे। यम का गुण देखा गया कि कुछ सालों तक ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और खुद भी घूमना चाहिए। हर ग्रह का 2 नियम होना ही चाहिए, पहला तो वो अपने आप में घूर्णन की गुण होने चाहिए और दूसरा गुण होना चाहिए परिभ्रमण की, वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाए। ऐसे स्थिति में अर्थ की स्थिति यहाँ से देखा जाए तो तीसरे नंबर पे पृथ्वी की स्थिति है। ध्यान रखेंगे कभी भी पूछा जाए तो कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पे इसकी स्थिति है। ये जो लाइन खींचा हूं आप लोगों को आने वाले समय में समझ में आएगा।
जब सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा होता है तो पूरा चक्कर लगाते लगाते इनको बहुत लंबा समय तय करना पड़ता है। बुध ऐसा ग्रह है जो बहुत कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। तो यहाँ पर इसको समझें, जब कोई सूर्य की स्थिति एक जगह से शुरुआत करते हैं हम, अगर हम बात करते हैं यहाँ, ठीक, यहाँ पर है आपकी पृथ्वी की स्थिति। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है, ये माना जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। और कभी भी पृथ्वी को ऐसा ही लेटा हुआ थोड़ा सा देखते हैं आप लोग, हल्का ग्लोब में भी देखेंगे तो थोड़ा सा झुकाव दिखता है, तो बनाया ही जाता है। झुका होने का कारण है कि हमारी जो अर्थ है ऊपर और नीचे, ये अगर हम लोग पूरे पृथ्वी को माने तो ये बीच की रेखा, भूमि की मध्य रेखा, भूमध्य रेखा, यहाँ पर 23 सही हाफ में माना गया है कर्क रेखा, और यहाँ पर माना गया है मकर रेखा। पृथ्वी के हिस्से में दो रेखाएं आती हैं, ठीक। भूगोल में पूरा मैपिंग के साथ बताऊंगा। ये पर्यावरण के हिस्से में सीधे सीधे प्रश्न आप लोगों के बनेंगे ही, जीएस है, इस कारण से थोड़ा सा मैं विस्तार से बता देता हूँ। सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो भूमध्य रेखा पर ये पृथ्वी है झुकी हुई है, इस स्थिति में वो खुद भी अपने आप में घूम रहा है। अब देखिए पृथ्वी का जो घूर्णन है वो ऐसा ही है, ऐसा ही घूमेगा ना, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम किधर इधर, पूर्व किधर इधर, यही है। अभी जिस स्थिति में हम लोग बात कर रहे हैं, इस बोर्ड को मान लीजिए ना, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, तो ऐसा घूमेगा। अभी मैं जहां खड़ा हूं उसकी स्थिति मत देखिए, अब मैं बोर्ड में बनाऊंगा तो उत्तर ऊपर ही बनाऊंगा, यहां भी बनाऊंगा तो ऊपर में ही मैं बनाऊंगा। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो भी पश्चिम से पूर्व। और अगर ऐसी बात करते हैं, पृथ्वी चक्कर लगाती है तो ऐसा ही चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर। अगर हम बात करें, कोई यहां से शुरुआत करते हैं, हम बात करते हैं 21 जून की। 21 जून एक ऐसी स्थिति होती है, सबको ध्यान रखना पड़ेगा, 21 जून एक ऐसी स्थिति होती है जब सूर्य का जो प्रकाश होता है वो यहाँ पर पड़ता है, और चूंकि कर्क रेखा कितने अंश झुकी हुई है, 23.5 अंश। तो जैसे ही झुकाव होता है ये जो 23.5 वाला है सूर्य के एकदम सीधे सीधे में पड़ता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश सीधे तौर पर किस पर पड़ता है, 23.5 में कौन सा रेखा, कर्क रेखा। जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश इतना तेजी से पड़ता है तो इस वाले क्षेत्र का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और 21 जून, जो कि सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा समय तक उसमें पड़ता है, तो 21 जून में सबसे ज्यादा समय तक रोशनी रहेगी। इसी कारण से 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। लंबे समय तक प्रकाश का पड़ना 21 जून को संभव है, तो सबसे बड़ा दिन माना जाता है 21 जून। 21 जून एक ऐसी समय स्थिति है जहां पर सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है और लंबे समय तक प्रकाश वो मिलता है उस दिन, इस कारण से 21 जून। तो ये स्थिति समझिए। अब यहां से लगातार बहुत प्रश्न बनते हैं कि कर्क रेखा पर, या आप लोगों को गोलार्ध भी पता होगा, इसको भूमध्य के ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, भूमध्य के नीचे को दक्षिण है तो दक्षिणी गोलार्ध ना। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अब सूर्य का प्रकाश 22 जून को कम पड़ेगा, थोड़ा सा कम पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा 365 दिन में पूरा करता, एक दिन भी आगे खसका या आधे दिन भी आगे खसका तो प्रकाश का प्रभाव थोड़ा सा कम ही पड़ेगा। 21 जून इसलिए खास है, 21 जून को हम लोग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कारण यही है कि 21 जून को हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये सीधा यहाँ ना पड़ करके पृथ्वी का जो आकार है आगे आ जाता है, और आगे आने के बाद कर्क रेखा पर डायरेक्ट प्रकाश ना पड़ करके यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि कर्क रेखा पर प्रकाश ना पड़ करके उससे बगल में प्रकाश पड़ेगा। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति जो होती है बहुत तेज ना पड़ करके मध्यम स्थिति में प्रभाव पड़ता है। और इस दिन 23 सितंबर को एक ऐसी स्थिति आती है जब 12-12 बोल सकते हैं, 24 घंटे में 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, ठीक, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, अर्थात दिन और रात
बराबर। पृथ्वी का जो लोकेशन है ऐसी स्थिति में आ जाती है और शरद ऋतु का मौसम होता है, अभी आने वाला होगा, गर्मी के बाद शरद ऋतु आती है। ये होता है दिन और रात बराबर होते हैं। जैसे जैसे फिर से आगे बढ़ता जाता है, अब ये क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी थी, भारत यहाँ पर है, इस कारण से भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, या हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है 21 जून के आसपास। जैसे जैसे ऐसे आता जाएगा, भारत की स्थिति इधर हो गई, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश यहाँ पर बहुत कम पड़ता है, घूमता तो है, पड़ता तो है, लेकिन कर्क रेखा में सूर्य का प्रकाश ना पड़ के नीचे वाले रेखा में सूर्य का प्रकाश बहुत तेजी से पड़ता है। तो इस समय का जो स्थिति होती है, हमारा जो सूर्य की स्थिति है, आप लोग दक्षिणायन उत्तरायण समझते भी होंगे, है ना। दक्षिणायन उत्तरायण का मतलब होगा कि सूर्य का प्रकाश अगर दक्षिण में चला गया है, इस दक्षिण गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर मकर रेखा पर बहुत तेज प्रभाव पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन था, तो रात होगी छोटी। 24 घंटे में 17 घंटा प्रकाश पड़ा है यहाँ पे, तो जो बचा हुआ है वो रात है, सबसे छोटी रात। लेकिन 22 दिसंबर को मकर रेखा में प्रकाश पड़ता है, तो रात सबसे यहाँ का दिन बड़ा हो जाएगा, मकर रेखा में दिन बड़ा और रात छोटी। लेकिन हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ा और दिन छोटा। कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार आप, कभी जब भी आएगा कौन सा दिन रात कौन सा छोटा बड़ा, तो आप ध्यान रखिए 22 दिसंबर ठंड का मौसम होता है, ठंड के मौसम में दिन हमेशा बड़ा होता है, दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसको भी ध्यान देंगे। प्रश्न अगर पूछे कि 22 दिसंबर को किस इलाके में दिन बड़ा होता है ना, ध्यान रखेंगे। तो 22 दिसंबर को हमारे इलाके में तो दिन छोटा हो गया, 5 बजे दिन डूब जाता है और सुबह 7 बजे तक सूर्योदय होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रात बड़ा हमारे क्षेत्र में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में और दिन छोटा। मकर में क्योंकि प्रकाश बहुत तेजी से मकर रेखा पर पड़ रही होती है, मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु लिखा हुआ है, इमेज पीडीएफ भी देखेंगे ध्यान से समझ में आ जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे ही गर्मी के दिन जो बोल रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का दिन, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। फिर से जैसे जैसे जनवरी फरवरी आता है, फिर मार्च का एक तारीख आता है 21 मार्च। 21 मार्च को ऐसी स्थिति आती है जहां पर हमारे यहाँ पर बसंत ऋतु का मौसम होता है, उस समय बसंत अपने चरम पर रहता है। इस दिन फिर से दिन बराबर रात, ऐसी स्थिति आ जाती है कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर चाहे यहाँ पर हो चाहे वहां पर हो, अगर पूछे कि ऐसी कौन सी तिथियां हैं जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो 2 तिथियां हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च या फरवरी मार्च का समय हमारे लिए बसंत का समय होता है, और ये वाला जो समय होता है सितंबर अक्टूबर का हमारे लिए शरद होता है। इस कारण से ऋतुएं परिवर्तित होती जाती हैं, समय समय पे ऋतुएं बदलती रहती हैं। और इसका सीधा सीधा कारण है कि सूर्य का प्रकाश का पृथ्वी के अलग अलग एंगल पर पड़ना। ठीक, हमारा जो क्षेत्र है वो जो है उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है और कर्क रेखा से प्रभावित है। यहाँ तक कि भारत में भी कर्क रेखा गुजरती है, या और तो और भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कर्क रेखा गुजरती है। तो ले लेंगे तो जान गुंजन अखंड, हाँ कोई भी जान। क्लियर है, कब दिन होगा कब रात होगा, ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं। तो एक प्रश्न आपसे पूछना है, ऋतु का जो परिवर्तन होगा, बंद कर देंगे, ऋतु का जो परिवर्तन होगा वो डिपेंड करता है किस पर, ऋतु का परिवर्तन डिपेंड करेगा सूर्य के
चारों ओर परिक्रमा करने वाले पृथ्वी की स्थिति पर। ऋतु परिवर्तन, अगर आपसे कहा जाएगा कि मौसम परिवर्तन, तो ऋतु और मौसम वही स्थिति होंगी। दिन और रात का होना, दिन रात का होना पृथ्वी के घूर्णन पर, मौसम का बदलना परिक्रमण पर। ठीक है, पृथ्वी की स्थिति ये है और दिन रात और मौसम ऋतु का परिवर्तन इस प्रकार से। उत्तरायण दक्षिणायन भी समझते होंगे आप लोग। उत्तरायण दक्षिणायन संक्रांति, एक वर्ष में कितने संक्रांतियां आती हैं? और 14 जनवरी वर्ष को मत बोलना, मकर संक्रांति, वो मकर के लिए संक्रांति है। कर्क संक्रांति भी होती होगी जब मकर का संक्रांति हो तो। चलिए, हमने जितनी बातें की है उसको हम इस रूप में अब समझते हैं, पढ़ देते हैं, इसको फिर समझ में आ जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा या एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है तो इसे हम लोग परिक्रमण करेंगे। ठीक, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे, और हर 6 घंटे मिल करके 4 साल के बाद वो एक दिन बन जाता है। इस कारण से वो 365 से 366 दिन हो जाता है। पृथ्वी का धुरी का झुकाव, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 या कभी आएगा 23, और ये तब भी आपको 23.5 लेना है। 23 के कारण से ही मौसम का बदलना संभव हो पाता है, क्योंकि वो जब रोटेट कर रहा होता है और जब वो परिक्रमण कर रहा होता है तो वो स्थिति 23 प्रभावित करता है। दूसरी स्थिति, दिन और रात कब होंगे? दिन और रात केवल तभी होगा जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, अपने ऑर्बिट पर घूमेगी। तो ये बात समझ में आई। दिन कब होगा? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के उस हिस्से पर पड़ेगा जिस हिस्से पर लोग देख रहे होंगे, अर्थात सूर्य की ओर जिस भाग में पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा तो इस क्षेत्र में दिन होगा, इस क्षेत्र में रात होगा। लेकिन जैसे ही ये घूमता है और यहाँ का स्थिति ऐसा हो जाता है तो ये वाले हिस्से में ये जो घर है उस पे दिन आना शुरू हो जाता है और ये रात होना शुरू हो जाता है। ठीक, विपरीत भाग में प्रकाश नहीं पहुंचता तो रात होगी। दिन और रात की लंबाई पृथ्वी पर स्थान और ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्चुअल है। दिन और रात का होना, दिन और रात का होना पृथ्वी के स्थान और ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। पृथ्वी का स्थान मतलब ये स्थिति है, ये सूर्य है। कभी भी ये मत देखना कि सूर्य ये है और एकदम गोलाकार घूमता है। अभी एक लिखा हुआ था दीर्घ वृत्ताकार वलय, ठीक ना। पृथ्वी का झुकाव जो है ऐसा है, इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा यहाँ की स्थिति आती है तो बहुत बराबर स्थिति है, यहाँ पर स्थिति ऐसी आती है तो खिंचाव हो जाता है, ऐसा। उपसौर अपसौर का भी कॉन्सेप्ट है, सबसे नजदीक होना उपसौर, दूर होना अपसौर, ऐसा कॉन्सेप्ट। उतना डिटेल में अभी सब्जेक्ट के हिसाब से बताऊंगा। मौसम परिवर्तन, पृथ्वी के मौसम कब बदलेगा? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी और अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुकाव होगा। ये भी है, वर्ष भर अलग अलग हिस्सों में सूर्य के किरणें का कोण बदलता रहता है जिससे मौसम बदलते हैं। आप लोगों ने एक अनुभव किया होगा, अभी कौन सा समय चल रहा है? अगस्त सितंबर अक्टूबर। अभी सूर्य की जो स्थिति पूर्व कहाँ है? आप जब पूर्व बताने का प्रयास करेंगे तो अभी इधर है बोल सकते हैं, है ना। तो यहां से सूर्य जब रोटेट करता है, दिन और रात होता है, तो हमको सूर्य की स्थिति थोड़ा इधर दिखती है, कुछ दिन बाद यहां से दिखेगी, कुछ दिन बाद यहां से दिखेगी। ठीक है, तो यहां से जब डायरेक्ट दिखना है, गर्मी के दिनों में बहुत पास से दिखता है ना। तो वो क्या है? वही है उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना। गर्मी
गर्मी का सीजन जो होता है, सूर्य की सीधी किरणें किस पर पड़ती है? आप समझ में आ गया, कर्क रेखा पर। ये जो भूगोल है या स्थिति है बिना नक्शे खसरे के नहीं होता है। 21 जून है, कब? 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध के बीचों बीच एक रेखा है 23.5 में, कर्क रेखा। दूसरी स्थिति, ठंड के समय में सूर्य का किरण जो होता है हमारे क्षेत्र पे नहीं होता, सूर्य के प्रकाश सीधा मकर रेखा पर पड़ता है, तो मकर रेखा पर हमारी स्थिति में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं, और वहां पे गर्मी होता होगा, वहां पे दिन बड़ा होता होगा। दो स्थिति ऐसी आती है जिसको हम लोग वसंत बोलते हैं और शरद बोलते हैं। दोनों का समय काल भी अपने देखा, समय ये होता है 21 मार्च 23 सितंबर। दोनों ऐसा डेट है, कभी कभी 21 भी ऑप्शन रहते हैं या 23 भी ऑप्शन रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे मार्च का 21 तारीख और सितंबर का 23 तारीख। सूर्य की किरणें ना ही कर्क रेखा पर पड़ता है ना ही मकर रेखा पर पड़ता है, बीच में पड़ता है, भूमि के मध्य में पड़ता है। जब भूमध्य रेखा पर पड़ता है तो वो स्थिति ऐसी आती है जब दिन और रात का जो टेम्परेचर है, दिन और रात की स्थिति वो बराबर होगी। बातें तो समझ में आ रही होंगी आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं। दिन और रात का होना एक बार बता दीजिए, पूरा साल यही है, घूर्णन। ऋतु का परिवर्तन होना, परिक्रमण और 23 डिग्री झुकाव। अब यह समय नापना और नक्शा पढ़ना। इसके साथ साथ एक चीज और है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए, सूर्य और पृथ्वी का जो संबंध है, और चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य का संबंध है, उससे ग्रहण की स्थिति भी आती है। तो जल्दी से बता देंगे ग्रहण की स्थिति। आज है ग्रहण। ग्रहण दो होते हैं, एक तो होता है सूर्य का, एक तो होता है चंद्रमा का। ठीक, कब होगा? सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, और ये होगा पूर्णिमा को। कैसे होगी स्थिति बताइए? किसके बीच कौन आता है तो कौन सा ग्रहण होता है, एकदम स्पष्टता बताएंगे। एकदम कंफर्म बताना है। ठीक, देख लेंगे। ये है सूर्य। सूर्य की स्थिति ये है, ऐसे कौन चक्कर लगा रहा होता है? ये वृत्ता दीर्घ वृत्ताकार, हम देख लेते हैं। इसके सीधे में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? पृथ्वी है। अब एक और स्थिति ये होती है, इसके चारों ओर भी, पृथ्वी के चारों ओर भी एक चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा ऐसा उपग्रह है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। अब परिस्थिति ऐसी होती है कि वर्ष में कितने बार ग्रहण, कितने बार होता है एक वर्ष में? 2 बार चंद्र ग्रहण, 2 बार सूर्य ग्रहण। ठीक है, क्योंकि स्थिति ऐसी आती है कि पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते यहां पहुंच गई। ठीक, ध्यान रखेंगे। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में चंद्रमा आए। जब सूर्य
और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, तो ग्रहण किसको होगा? इसको छोटा करता हूँ, दो स्थिति बनाता हूं मैं ना। ये स्थिति हो गई, दूसरा है ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। किसका चक्कर कौन, किसका चक्कर कौन? बताएंगे, तो याद कर लेंगे, कंफर्म कर, दिख रहा है ना आपको? स्थितियां समझ जाएंगे, दोनों ना कोई ग्रहण को दिखाता है। आज समझिए, आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? आज है मौसम के हिसाब से अमावस्या। बताएंगे? हाँ, आप बोल रहे हैं कुछ, कुछ लॉजिक होते हैं इसके, उसको समझेंगे। दोनों स्थिति में सूर्य अपने जगह पर स्थिर रहता है, पृथ्वी अपने जगह पर स्थिर होता है, चंद्रमा ही घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और कभी वो दोनों के बीच आ जाता है तो कभी दोनों के साइड में चला जाता है। अब ऐसे स्थिति में कौन से, देख लेता हूं कौन सी स्थिति में क्या होता है, उसको थोड़ा बताएंगे। कंफ्यूज कर, बताएं। अभी आज कौन सी स्थिति है, ऊपर वाली की नीचे वाली? ये होगा, इसको ना ऐसे समझाया जाता है जब पढ़े तो, जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाए। और परिस्थितियां कब बनेंगी? तीन परिस्थितियां बनती है। यहाँ पे फिर से एक स्थिति ऐसी आती है जब यहाँ पर पृथ्वी आ जाती है, घूमते घूमते पृथ्वी 6 महीने बाद यहाँ पृथ्वी आती है, तो फिर से चंद्रमा घूमते घूमते इसके बीच में आ जाता है। फिर से सूर्य का प्रकाश, कुछ सूर्य के प्रकाश का कुछ हिस्सा चंद्रमा ढक लेता है। जब चंद्रमा ढकता है, स्थिति देखिए, अलग से फिर से बनाता हूं, ये है तीनों की स्थिति। जब चंद्रमा इसको सीधे सीधे तौर पर ढक लेता है और थोड़ा भी प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता, तो पूर्ण रूप से सूर्य दिखना बंद हो जाता है। पूर्ण रूप से सूर्य दिखना बंद हो गया, तो पूर्ण
सूर्य ग्रहण कहलाएगा। जब इसका कुछ हिस्सा मतलब पृथ्वी पर पूरा अंधकार छा जाए, है ना, इसके कारण से, लेकिन कुछ हिस्सा सूर्य का दिखता रहे, इसके कारण से कुछ हिस्सा ढका रहे, कुछ हिस्सा दिखता रहे, तो हम उसको बोलते हैं आंशिक। वैसे ही स्थिति आती है अगर सूर्य अपने जगह पर स्थित होता है, पृथ्वी भी अपने जगह पर स्थित है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति ये हुई, यहां से घूमते घूमते वो कहां चली गई है, यहां पर। हर अमावस्या को या हर पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि हर महीने ये परिस्थिति उत्पन्न हो कि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, ये संभव नहीं है। संभव कब होगा, ये परिस्थितियां हर 6 महीने में उत्पन्न हो सकती है, और अधिकतर जिस महीने में सूर्य ग्रहण होता है उसके अगले ही 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी होता है। अभी भी वैसा ही स्थिति आएगी। अभी आज का दिन हरेली है, अमावस्या है, तो अमावस्या है तो हमारे यहाँ पर जो ग्रहण होगा उस ग्रहण की स्थिति ऐसी होगी कि सूर्य को ग्रहण लगेगा, और जस्ट जैसी पूर्णिमा का समय आएगा चंद्र ग्रहण। दूसरा चीज कब होता है, इसमें कंफ्यूजन में उस दिन भी बोला था। आज अमावस्या को कोई ऐसी स्थिति आती है कि अमावस्या में चांद दिखता है, नहीं दिखता, तो जो नहीं दिखता उस पर ग्रहण कैसे लग सकता है। ठीक है, जो दिखेगा, अर्थात सूर्य दिखता है, पृथ्वी दिखती है, सूर्य का ग्रहण होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखता है, तो जो दिखता है उसी पर ग्रहण लगेगा, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रहण लगेगा, वो याद हो जाएगा। लेकिन किसके बीच कौन है इसको समझेंगे, किसका प्रकाश किस पर, किसका प्रकाश किस पर नहीं। ये परिस्थिति है, सूर्य का प्रकाश आता है तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को, क्योंकि सीधी रेखा में है, ये सीधी रेखा में है, तो पृथ्वी का उतना हिस्सा, जितने हिस्से में चंद्रमा उसके सीध में है, उतने हिस्से का प्रकाश वो अपने अंदर ढक लेता है। अब ढक लिया तो चंद्रमा में प्रकाश पड़ा क्या, क्योंकि प्रकाश का सिद्धांत जिस दिन समझ जाएंगे तो ग्रहण में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जिस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा वही तो नहीं दिखेगा, जिस पर प्रकाश पड़ेगा वो तो दिखेगा ही। पृथ्वी पर प्रकाश पड़ रहा है तो पृथ्वी तो दिखेगा ही, इसके छांव के कारण से चंद्रमा नहीं दिखेगा। जब चंद्रमा नहीं दिखेगा तो इसी पे ग्रहण होगा। ये स्थिति, सूर्य का प्रकाश जहां पर पड़ेगा वो दिखाई देगा, चंद्रमा बीच में आ जाता है तो उतने ही हिस्से में चंद्रमा में प्रकाश पड़ ही रहा है। ठीक है, चंद्रमा में प्रकाश पड़ रहा है तो चंद्रमा तो दिखेगा ही, लेकिन ये बीच में आ गया है तो उतने हिस्से का प्रकाश को ढक लिया है जितने हिस्से में पृथ्वी को पहुंचना था। तो चंद्रमा में प्रकाश पड़ रहा है तो चंद्र ग्रहण कैसे हो सकता है। ठीक है, जिस पर प्रकाश पड़ेगा उस पर ग्रहण हो ही नहीं सकता, तो ग्रहण इसमें होगा, अर्थात पृथ्वी के लोगों को सूर्य का उतना हिस्सा नहीं दिखता है जितने हिस्से में चंद्रमा उसको ढका हुआ है। क्लियर है ना। आधे घंटे बाद फिर पूछूंगा मैं, कुछ दिन बाद पूछूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ले लेंगे। और आंशिक और पूर्ण का मतलब है पृथ्वी के लोगों को सूर्य का जितना हिस्सा नहीं दिखेगा उतना ग्रहण, पूरा नहीं दिखेगा, पूर्ण। यहां पर भी हुई है, सूर्य का प्रकाश अगर चंद्रमा, पृथ्वी तो ऐसी बड़ी है ना, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आती है डिस्टेंस का कि हम देखते हैं कि कभी कभी आंशिक होता है, कभी कभी पूर्ण होता है। बहुत कम स्थिति ऐसी होती है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। बहुत नक्षत्रों में कई साल, कई दशकों बाद स्थितियां बनती है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो। ओके, तो बात, हाँ, भारत में प्रभाव रहेगा नहीं रहेगा का मतलब है, अभी हम देखें पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा कितने घंटे में पृथ्वी का परिक्रमा पूरा करता है। ठीक, कितने घंटे नहीं, कितने दिन वाली बात आएगी, कितने दिन में, 27-28 दिन में पूरा करता है अपना चक्र। कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर ये पहुंचा है और चंद्रमा यहाँ पे पहुंच गया 27-28 दिन में। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती है कि पृथ्वी का जो घूर्णन ये हो रहा था,
चंद्रमा जब यहाँ पे आया, पृथ्वी का हिस्सा ऐसे घूम गया तो भारत यहाँ था, ठीक है। भारत घूम के आज की स्थिति है, आज की परिस्थिति देखिए, आज जब परिस्थिति ऐसी है कि जब चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एकदम एक चीज में कब आएंगी, जब समय बीत जा रहेगा और रात का 9 बजा रहेगा। आज का सूर्य ग्रहण का टाइम है रात का 9 बजे। अब रात का 9 बजे तो सूर्य का प्रकाश तो ऑलरेडी पड़ेगा ही नहीं, तो वहां ग्रहण लगे या कुछ लगे भारत पर इसका असर होगा ही नहीं। तो पृथ्वी की स्थिति ऐसी होगी कि रोटेट होकर के इसका, भारत इधर है, इधर चला गया है, तो कभी कभी घूमकर सामने रहता और चंद्रमा सामने आता तो सूर्य का प्रकाश का प्रभाव डायरेक्ट भारत पे पड़ता, ठीक है। अब भारत में सूर्य का प्रभाव सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही पड़ सकता है सूर्य का प्रकाश, तो उस समय जब होगा तो भारत में दृश्यमान है, नहीं है तो दृश्यमान नहीं है, ठीक। तो यहां पर जिस देश में दिख रहा होगा उस देश में, अब देखिए आप, भारत कितने घंटे आगे है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो अभी रात का 9 बजा होगा तो अमेरिका में, अमेरिका तो और पीछे है, 13 घंटे पीछे है वो, 12-13 घंटे। तो हो सकता है वहां पर दोपहर का 3 बजा हो, तो वहां पे दिखेगा ग्रहण का असर, 6 घंटे पीछे है ना लगभग। अगर हम लंदन की बात करें, वहां तो सुबह 9 बजा होगा, अमेरिका में 12 घंटे पीछे है, तो रात का 9 बजे तो सुबह 9 बजे। ये विषय वाला है, जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तो सबका लाइन टू लाइन लिखना भी पड़ेगा आपको, तो कैसे कैसे परिस्थितियां उत्पन्न होती है। समय नापना है, नक्शा पढ़ना है, समझना है इकाई 4 को। आज के समय में समय नापने के क्या तरीके हैं, हमारे यहाँ पे समय नापने के तरीके हैं, एक तो घड़ी है, घड़ी भी कई प्रकार के हैं, एक तो यांत्रिक घड़ी है, डिजिटल वॉच है, फिर एटॉमिक क्लॉक है जो सबसे सटीक निर्णय दिखाता है। अभी हमने इस पर चर्चा किया था कि पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, जिसमें ये माना गया है कि पूरे पृथ्वी में, यहाँ पर हमने एक बात किया था, लंदन का शहर है ग्रीनविच, ग्रीनविच में 0 डिग्री मान लिया गया है और ऐसे काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जिसको हम कौन सी रेखा कहते हैं, दोनों तरफ खींची गई रेखा, ऊपर से उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। हर देश में अलग अलग देशांतर है, और जैसे भारत की देशांतर रेखा आती है 22.5 डिग्री भारत का टाइम जोन है, और भारत अपने हिसाब से जिस समय सुबह होता है उस समय का सुबह रख दिया है, शाम होता है तो शाम। वैसे ही हर एक देशांतर को पार करते जाएं तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय का बदलाव हो जाता है। जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ते जाते हैं समय बढ़ता जाता है, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट समय लगता है। और 1 डिग्री देशांतर का डिस्टेंस कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, 111.11 किलोमीटर। ये भी है, 1 डिग्री देशांतर में कितनी दूरी है, 111 किलोमीटर मान सकते हैं आप, पॉइंट में है 111.2 लगभग। तो आप ये समझिए, भारत में अगर आप 111 किलोमीटर डिस्टेंस में आगे चले जाते हैं तो आप 4 मिनट पीछे चले गए या आगे चले गए। ये किसके हिसाब से है, ग्रीनविच टाइम के हिसाब से। लेकिन भारत देश में आप कहीं जाइए, टाइम वो आगे पीछे होता नहीं है, क्योंकि भारत ने ही अपना खुद का टाइम जोन बना लिया है। भारत का खुद का टाइम जोन है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पूरे भारत में आप चाहे उत्तर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं तो आपको कितना समय लग सकता है सोचिए, वहां से यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत दूरी है। या फिर आप, क्योंकि वो तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं आप, अगर आप भारत के नक्शे में ये वाला हिस्सा है गुजरात और ये वाला हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात जाते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है मालूम है आप लोगों को, 600 किलोमीटर। कितना, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है मान लीजिए। देशांतर में, क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नाम ही अरुणाचल है, अरुण का उदय होना, उचल होना, अरुणाचल प्रदेश। और जब यहाँ पे सूर्योदय होता है तो 5 बजे के आसपास सूर्य के प्रकाश की किरणें हर मौसम में आपको मिल जाएगी। ठंड के दिनों में भी 5 बजे सूर्य उदय हो जाता है, लेकिन सूर्यास्त भी 5 बजे खत्म।
5 बजे सूर्यास्त हो जाती है। मध्य क्षेत्र में हम जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, मध्य प्रदेश की स्थिति है, वहां पर 6 बजे सूर्योदय, 6 बजे सूर्यास्त, बहुत सही चलता है। लेकिन आप गुजरात में रहते हैं और गुजरात में देखें तो सुबह 7:30 से 8 बज जा रहेगा लेकिन सूर्योदय नहीं हुआ रहता है। ठीक, रात में 8 बज जा रहता है तब भी, अभी जो माहौल बाहर निकल के देखेंगे ऐसा स्थिति रहता है, 7:30 8 बजे तक उजाला रहता है। इस कारण से, लेकिन टाइम 8 बजेगा ही वहां पे। लेकिन अलग अलग देश, क्योंकि इतना विशाल बड़ा देश है, इस कारण से एक टाइम जोन है, इस कारण से यहाँ 8 बजे तो यहाँ भी 8 बजेगा। लेकिन नियम कहता है कि हर एक देशांतर में अगर 111 किलोमीटर का डिफरेंस आप पार करते जा रहे हो तो आप टाइम को बदलो। अगर वहां 8 बजा है, अगर यहाँ पे 8 बजा है मान लो सुबह का, तो यहाँ पर सुबह का 6 बजाओ, सूर्योदय का टाइम यहाँ पर 6 बजे है, तो यहाँ 6 बजे तो बहुत अंधेला है, क्योंकि यहाँ पर 8 बजे सूर्योदय होता है, तो यहाँ पे 8 बजाने की बजाय 6 बजाइए। इस कारण से भारत में 2 टाइम जोन की मांग चल रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत में 2 टाइम जोन, अमेरिका में 2 टाइम जोन है। वहां पर इतना विशाल देश है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना, 700-800 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो वहां अगर 6 बजा है और यहाँ जैसे ही आते हैं तो दोनों का टाइम सेट कर दिया गया है, क्योंकि 1 डिग्री पार किए, 1 डिग्री देशांतर रेखा पार किए तो आपको 4 मिनट का लॉस और बेनिफिट होगा। इसी कारण से आप देखेंगे अभी हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत की, ये भारत है तो पाकिस्तान यहाँ पर है ना। तो ये बताइए अगर यहाँ पर 6 बजा है तो यहाँ पर कितना बजा होगा? यहाँ से वो 30 मिनट, पाकिस्तान अपने समय को 30 मिनट पीछे लेता है, क्योंकि उसका टाइम जोन अलग है। तो मान के चलो अभी कहाँ है घड़ी, 6:30 हुआ है, पाकिस्तान में कितना बजा होगा अभी? 6 बजा होगा। वो अपने टाइम जोन के हिसाब से 6 बजाता है अभी। एक बार सबको सर्च करिए कि जब जिज्ञासा होती है ना तो देखिए, देखिए पाकिस्तान में कितना बजा है। अब पाकिस्तान की और ज्यादा जानकारी आपको नहीं लेनी है, फिर आप पर वो सीबीआई जांच कर लेगा। या फिर भारत पाकिस्तान से कितना मिनट पीछे है। वैसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं अलग अलग देशों की, अलग अलग 5:57, ठीक, और अभी बजा है 6:27, 30 मिनट करेक्ट, 30 मिनट वो पीछे है, हम लोग आगे हैं, है ना। तो वो पाकिस्तान का टाइम जोन है। अब सोचिए पाकिस्तान से, ये भारत है, पाकिस्तान से लगा हुआ है हमारा भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, दोनों पंजाब जुड़े हैं, पंजाब 2 है ना, मालूम है, भारत का पंजाब और पाकिस्तान का। और जो बॉर्डर होगा, या राजस्थान का भी बॉर्डर है, या सेना का आर्मी का बॉर्डर है, वहां पे बोल दिया गया 6 बजे भोजन मिलेगा, तो भारत वाले 6 बजे भोजन करेंगे और उन लोग आधे घंटे बात करेंगे। हम आगे हैं इसीलिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को देखें तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए भारत में भी जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्थिति है, पूरा भारत अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, ये पूरा टाइम जोन हमारे लिए बहुत अभी परेशान कर रहा है। तो आने वाला है, 2 टाइम जोन बनने वाला है। हमारे यहाँ टाइम जोन को डायरेक्ट माना गया है 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री का जगह है हमारा इलाहाबाद का नैनी। नैनी एक क्षेत्र है इलाहाबाद का, वहां पर 82.5 डिग्री आता है करेक्ट, उसी को आधार माना गया है। ये कभी ध्यान रखेंगे, एक देशांतर में कितना मिनट और एक देशांतर में कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर। तो 15 देशांतर अगर हम लोग पार कर जाते हैं तो उस समय बीच में 1 घंटे का अंतर होता है। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो डिफरेंस है, अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लो भारत बनाने को नहीं आ रहा है, बन जाए तो, ये स्थिति है अरुणाचल प्रदेश मान लेते हैं। भारत का देशांतर जो सीमा रेखा है कितना है? 68-7, 68-7 से 97-25, ये देशांतर यहाँ से शुरू होता है
ऐसी रेखाएं पूरी खींची गई है। अब यहां से यहां तक का इतने सारे देशांतर रेखाएं आपको मिलती हैं कि इन दोनों का बीच डिफरेंस, अगर इसको मैं 97 को 98 मान लूं और इसको 68 मान लूं तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, 15 चौक 60, 15 डिग्री में 60 मिनट का अंतर, या फिर हम बोलेंगे 1 घंटे का अंतर। तो 30 डिग्री में 2 घंटे का डिफरेंस चल रहा है भारत, लेकिन फिर भी सेम टाइम चलता है। यही टाइम जोन बनने वाला है और टाइम जोन निर्धारण होगा मध्य प्रदेश का भोपाल। ये बीच में भी तय हुआ था, ग्वालियर या भोपाल को मध्य माना जाएगा और यहाँ पर टाइम होगा वो अलग होगा, यहाँ का टाइम जो अलग होगा। ठीक, वही बताओ ना, यहाँ पे 6 बजेगा सुबह का, तो यहाँ पर सुबह का 4 बजे की स्थिति होगी। ये आज भी है, 4 बजे जैसा माहौल रहता है सुबह का, वैसा माहौल गुजरात में आज भी है। यहाँ सुबह, शाम का 6 बज जाता है तो यहाँ सूर्यास्त सब सो गए हैं। यहाँ 6 बजे का, दोपहर के 4 बजे की स्थिति में रहती, इतना ज्यादा तेज धूप आपको महसूस होगा 4-6 बजे ही। ठीक है, चलिए अब ये है टाइम जोन का और दूसरा विकल्प जल्दी देखेंगे। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 365 दिन में कितने घंटे? तो आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। ये आपको सम्मिलित कीजिए में पूछेगा, ये सीजी टेट पूछ चुका है टाइम जोन और समय में कितने कितने घंटे होते हैं। लीप वर्ष में कितने घंटे होंगे? 8786, क्योंकि आपको 366 दिन के साथ गुणा करना पड़ेगा। ओके, मिनट की बात है, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 1 साल में कितने मिनट? प्रयास रहेगा कि ऐसे प्रश्नों को गुणा भाग करके निकालिए, और इतना कैलकुलेशन तो नहीं पूछेगा आपको कैलकुलेट करने के आप कितने सेकंड होते हैं, लेकिन मिनट से सेकंड, घंटे से सेकंड ऐसे कैसे निकाला जा सकता है आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये है, एक महीने में, 1 साल में कितने महीने? 12 महीने। सामान्य वर्ष में भी 12 महीने होते हैं, लीप वर्ष में भी 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह? 52, कभी कभी 53, और यहाँ 53 और 52 प्लस 2 हो सकते हैं, लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। दिन 365, तो दिन 366, घंटे 8707, 8784। मिनट, मिनट वही है 5,25,600, 5,27,040। फिर सेकंड, सेकंड नहीं पढ़ना, काम करनी है। अब बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो बच्चे के अनुभव को समय और ऋतु तिथि में जोड़ना। बच्चे रोज दिन और रात का अनुभव करते हैं, वो खुद से अनुभव करते हैं, उनको बताया नहीं गया कि दिन और रात होता है। हाँ, इसको दिन कहते हैं, रात कहते हैं, उनको नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो कुछ चीजें हमको दिखता है, शाम होते होते, और शाम और सुबह वो शब्दावली उस पर ही कहा गया है, ये बच्चों को पता नहीं है। तो उसके लिए क्या करें? तो उसको बताने के लिए आपको समय मापने की बहुत सारे गतिविधियां कराई जानी चाहिए। आप लोगों ने स्कूलों में बच्चों को सूर्य घड़ी बनवाने का, सूर्य घड़ी समझते हैं? शांत रहो जी। पहले के समय में जब घड़ी नहीं होती थी तो घड़ी या समय मापने के लिए लोग सहारा लेते थे अपनी परछाई का, है ना। पहले के लोग माना जाता है अपनी परछाई का सहारा लेते हैं, और जब काम कर रहे होते थे तो कब मध्याह्न होगा, कब खाना खाने का समय होगा, ये तो पता ही नहीं है, कैसे पता करेंगे? तो वो अपनी परछाई का सहारा लेते थे। जब आपके सिर की परछाई आपके पैर पर आ जाती थी, वो ये माना जाता है कि 12 बज गया है, दोपहर हो गया। 12 भी नहीं जानते थे। तो ये मध्याह्न का समय था, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आती है, आपकी परछाई सुबह, आपकी परछाई किस दिशा में होगी? जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उस दिशा में आपकी परछाई नहीं बनेगी, जस्ट उसके अपोजिट बनेगी। रीजनिंग में आता है प्रश्न,
ठीक है, रीजनिंग में प्रश्न आता है कि आप ऐसे खड़े हैं, सूर्य का प्रकाश का परछाई आपके उधर बन रहा है तो कितने डिग्री में, ऐसे। तो दूसरा चीज, जैसे जैसे मध्याह्न होता है परछाई फिर अपोजिट साइड बनना शुरू हो जाएगा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि सूर्य अब अस्त होने वाला है। बच्चों को, इसी को हम व्यक्ति को खड़े ना करके बच्चों को कहा जाए कि एक आप क्या करेंगे, जमीन पर लकड़ी लगा दीजिए और उसकी छाया, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ होगा तो लकड़ी का जो परछाई बनेगा वो यहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ये आपको पाइथागोरस वाले में प्रश्न बनता है, परछाई वाला। ठीक, कि परछाई ऐसा थोड़ी बनता है, जमीन पे ही तो बनेगा ना। जैसे जैसे समय बीतता जाता है परछाई का आकार छोटा होता जाता है, उसी को काउंट करना। दूसरा है कार्डबोर्ड से घड़ी बना करके घंटे और मिनट का अभ्यास, ऐसा ही घड़ी बनाया जाता है, आप उस पर मशीन की तरह क्लॉक लगाइए। गतिविधि कराया जा सकता है जिससे बच्चों को समय की समझ हो, बच्चों को पर्यावरण के बारे में समझ। बच्चों को यह सिखाया जा सकता है कि समय का मापन हम सूर्य और चंद्रमा के आधार पर कर सकते हैं। आप उसको टाइम जोन बता सकते हैं क्या, एक छोटे बच्चे को टाइम जोन समझ नहीं आएगा, तो आप अभी समझ रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ऐसा हमारे पृथ्वी को टाइम जोन में बांटा गया है। धीरे धीरे बच्चों को सूर्य चंद्रमा के बारे में एक्सपीरियंस हो जाता है, तब हम पृथ्वी कैसे घूमता है, सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाता है, इस पर हम उसका ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। तो समय और नक्शे को लेकर के फिर टाइम जोन वालों को लेकर प्रश्न बनते ही हैं, उसको ध्यान से रखेंगे दिमाग में। और टेस्ट दिए हैं नक्शे को लेकर, कुछ कुछ प्रश्न उसमें डला हुआ था पर्यावरण में। नक्शे को क्यों पढ़ें क्यों समझें, इसको लेकर के है, नक्शे को पढ़ना और समझना। नक्शे पढ़ना और समझना, नक्शा किसे कहते हैं, तो नक्शे का तात्पर्य है जिसको हम लोग बोलते हैं सीधी भाषा में मैप। मैप, अब मैप में चित्र बनता है और वो चित्र कहलाता है मानचित्र। आप लोगों ने बहुत, छत्तीसगढ़ का नक्शा, ये किसी राज्य का एक नक्शा हो गया। नक्शे में कई कई चीजों को दर्शाया जाता है। मान लो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे सड़कों के बारे में दर्शा दिया और जगह का नाम बता दिया, ये जगह है, और इसको मैंने केवल बोल दिया सड़क मार्ग। ठीक है, तो जहां जहां से सड़क जाएगी आप लोग उस शहर का नाम जान जाएंगे और आपको सड़क का नक्शा समझ में आ जाएगा। आज के समय में आज लोग डिजिटल रूप से मैप देखते हैं और मैप देख करके अपने गंतव्य को जाते हैं, पहले वो चीज नहीं था। पहले के समय में कहीं आपको जाना होता था तो आप किसका सहारा लेते थे, आप पहली बार कहीं गांव जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, किसी गली में, बहुत छोटे छोटे गली में जाना होगा तो आप क्या किसका सहारा लेते हैं अभी, गूगल मैप। गूगल मैप किसके द्वारा दिया गया है, अमेरिका के द्वारा है। हमारे यहाँ पे जो मैपिंग का सिस्टम है वो है नाविक, नाविक नाम से आएगा। तो पहले के समय में बहुत कोने कोने तक जाना होता था तो हम लोग सहारा किसका लेते थे, लोगों को रोकवाते थे, है ना, और पूछते थे कि यहाँ जाने का रास्ता किधर है, हाँ ये सड़क कहाँ जाएगी, तो कुछ सड़क नहीं जाएगी, आप कहाँ जाएंगे ये बताइए। तो वहां पर कई बार आपको गलत डायरेक्शन भी मिल सकता है। नक्शा इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि आपको सही जगह पर, सटीक जगह पर दूरी का भी अंदाजा हो और सही जगह पर आप सही समय में पहुंचे। आज के समय में सबसे जरूरी है, आप देखते हैं हमारी जो सड़क व्यवस्था है, रेल व्यवस्था है, या जितने भी व्यवस्थाएं हैं, लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, इसके लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा है साइन बोर्ड का। आप जहां पर भी जाएंगे, सड़क पर अगर गुजर रहे होते हैं तो जहां भी जाना होगा, जो नेशनल हाईवे वाला होता है वो जिस जगह से सड़क बनना शुरू हुआ है जहां तक बना होगा उस मुख्य डिस्टेंस को पहले माइलस्टोन में दिखाता है, ये जगह इतनी दूरी तक वो जाएगा। धीरे धीरे गंतव्य को जाते जाते हैं दूरी कम होती जाती है, किलोमीटर कम होता जाता है। साइन बोर्ड लगा होता है कई जगह, फिर यहाँ पर इस जगह पे रायपुर है, इधर दुर्ग है, इधर बिलासपुर जाना है, वो किसका हिस्सा है, नक्शे का ही हिस्सा है, वो मानचित्र का ही हिस्सा है। आप मानचित्र पे देखें
तो मानचित्र पे बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं। तो मानचित्र को पढ़ने के लिए आपको किसी भी एक मानचित्र में, नक्शे में आपको सड़क दिखाई देगा, नदियां भी गुजरी हैं वो दिखाई देगा, रेल मार्ग दिखाई देगा, शहर, पहाड़, सबको एक अलग अलग स्थिति में दिखाया जाता है। ठीक, उसके भी प्रकार है ना, नक्शे के प्रकार है, और नक्शे के प्रकार आपके प्रश्न है। ठीक है, ये पीछे आपको नक्शा दिख रहा है, वो किस प्रकार का नक्शा है या मानचित्र है? ऊपर लिखा हुआ भौगोलिक। आपको केवल भौगोलिक स्थिति में आएगा, अर्थात भौगोलिक जानकारियां दिया जाएगा, पर्वत, पठार, नदियां ही बताई जाएगी। अगर आप जिले के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जिला दर्शन वाला है, वो नक्शा किसको दिखाता है? जिले को दिखाता है। कुछ नक्शा ऐसे होते हैं जो राजनीतिक होते हैं, जो शहरों को दिखाता है, वो राजनीतिक नक्शा होता है। हर नक्शे में ऊपर लिखना जरूरी होता है कि वो नक्शा किस प्रकार का है। आप लोग इसको भी देखेंगे, किसी भी नक्शे को समझने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए और अक्षांश देशांत की स्थिति होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो अक्षांश स्थिति और देशांतर स्थिति कौन कौन सी है। हमारा भारत का जो अक्षांशीय स्थिति है, देशांतर स्थिति है, वो कितनी है? भारत कितने अक्षांश देशांतर पे है और छत्तीसगढ़ कितने अक्षांश देशांतर पर है? भारत की स्थिति अभी बताया था कितने में? 6.5 नहीं, पूरा का पूरा यहां से होगा 68, 60 से 97, 25, और ये 8, 4 से कितना? 37.6 है क्या? वैसे ही ये छत्तीसगढ़ की स्थिति यहाँ पर है, बहुत बड़ा हो गया छत्तीसगढ़, इतने में कब्जा नहीं करेंगे, छोटा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति यहाँ पर हम लोग ऐसे इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं जाती हैं और इस प्रकार से देशांतर रेखाएं आती हैं। अक्षांश रेखाएं छत्तीसगढ़ में 17.6 से 24.5, 80.4 से 84.5, ये इसकी स्थिति है। छत्तीसगढ़ की स्थिति यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो आप इस स्थिति को देखेंगे लोकेशन में भी, तो आपको किसी क्षेत्र का नक्शा समझने में सहूलियत होगी। जब हम नक्शा बनाते हैं तो नक्शा बनाने में हम लोगों को विशेष रूप से अलग अलग चीजों को दर्शाना पड़ता है। नीला, जब नदियों को बनाना हो, झील को, महासागर को बताना हो, तो भारत का या विश्व का नक्शा देखते हैं तो जो जल स्तर होता है, जल स्तर क्या किसको दिखाएंगे? नदी समुद्र को दिखाते हैं तो नीले के रंग से दिखाते हैं। मैदान दिखाना हो तो हरा दिखाते हैं, पर्वत भूरा दिखाते हैं, और पीले रंग में रेगिस्तान। अधिकतर जो मैप बनता है वो इन सबको वो इंडिकेट करता है। नक्शा के प्रकार कॉपी में होने चाहिए। 3 प्रकार के नक्शा होते हैं: भौगोलिक नक्शा, राजनीतिक नक्शा और थीमेटिक नक्शा। अधिकतर थीमेटिक नक्शे का नाम लोगों को पता नहीं होता है। क्या हो गया? भौगोलिक नक्शा या भौतिक नक्शा में पर्वत, नदियां, महासागर का ही उल्लेख होगा तो ऐसे नक्शे को हम लोग बोल देंगे भौतिक नक्शा। जहां पर देश के बारे में, राज्य के बारे में, जिले और जिले की सीमा रेखा के बारे में होता है वो राजनीतिक नक्शा होगा। जहां पर विषयगत नक्शा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जनसंख्या के बारे में दिखाया गया है, वर्षा का वितरण दिखाया गया है, मृदा की स्थिति दिखाई गई है, उद्योग दिखाया गया है। जब किसी सब्जेक्टिव को लेकर के नक्शा बनाया जाता है उसको थीमेटिक नक्शा कहते हैं। थीमेटिक नक्शे के बारे में क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो इस कारण से इस पर ध्यान रखेंगे क्योंकि नाम अलग है। थीमेटिक नक्शे को होगा जो सब्जेक्ट पे जो नक्शा बनेगा, अर्थात विषय आधारित नक्शा। मैं एक नक्शा बनाता हूं, ठीक है, एक छत्तीसगढ़ का नक्शा बना दिया। छत्तीसगढ़ के नक्शे में मैंने अलग अलग जगह पर जो देवी के मंदिर हैं उसको मैं लोकेट कर दे रहा हूं। तो ये भौतिक नक्शा है, राजनीतिक नक्शा है, थीमेटिक नक्शा है? थीमेटिक नक्शा है, क्योंकि हमने किसी एक विषय को लेकर के इस नक्शे में उनको
शामिल किया है। इसी को मैंने बता दिया कि ये कुछ ऐसे नक्शे में बताने का प्रयास किया। यहाँ पर जो सघनता दिखाई दे रही है, यहाँ प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, वो सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ऐसे स्थिति में फिर वो भी नक्शा क्या कहलाएगा? थीमेटिक नक्शा। तो कुछ ऐसे नक्शे होते हैं जो किसी विषय पर आधारित होते हैं तो थीमेटिक नक्शा कहलाएगा, और पर्वत पठार को दिखा दिया गया है पूरे नक्शे में तो वो नॉर्मल भौतिक नक्शा और राजनीतिक नक्शा। बच्चे की सहज समझ, नक्शे को बच्चे को समझाना होगा तो छोटे छोटे नक्शे से शुरुआत करनी होगी। आप सीधा वर्ल्ड का नक्शा बताने का प्रयास ना करें, आप अपने आसपास जहां से वो परिचित होंगे वहां से धीरे से शुरुआत करते करते घर से, गली से, स्कूल के रास्ते को पहले समझाएंगे या समझते होंगे तो वहीं से शुरुआत करेंगे, तब बच्चे को नक्शे की समझ आएगी। क्योंकि वो जब भी नक्शा बनाया जाएगा, इस सरफेस को आप ऊपर से देखेंगे तब नक्शा बनता है। धरती है, आपको नक्शा बनाना होगा तो आप सीधे ऐसी स्थिति में नहीं देखेंगे, आप ऊपर से देखेंगे तब नक्शा बना पाएंगे, नक्शा इसी बनेगा ना। तो जितना ऊपर स्थितियां हैं उस हिसाब से नक्शा सही बनता है। दूसरा है क्या एक्टिविटी करा सकते हैं। एक्टिविटी में बच्चे को कुछ एक्टिविटी में, पहली एक्टिविटी हो गया लोकल मैप बनाना, दूसरा है दिशा गेम, डायरेक्शन गेम, तीसरा है सिंबॉलिक लर्निंग। ये आखिरी बिंदु है इसका। क्या एक्टिविटी से बच्चों को क्या क्या काम करा सकते हैं आप? बच्चे गांव कॉलोनी का नक्शा बनवाने बोल सकते हैं, दिशाओं के हिसाब से दिशा का गेम करवा सकते हैं। ये बेसिक चीज है जो आपको एग्जाम में आता है तो गलत होगा ही नहीं। सिंबल समझना जरूरी है। आप लोगों ने फिर एक नक्शे में बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसमें बगल में किसी एक नक्शे में बगल में एक डब्बा बना करके बता दिया जाता है कि आप लोग खनिज वाला देखेंगे, खनिज का नक्शा दिखा दिया गया है तो स्टार लगा हुआ है वो बॉक्साइड है, ऐसे बना हुआ है वो सोना चांदी है। तो आप सिंबल समझे, और नक्शे में सब जगह थोड़ी लिख पाएंगे आप कि यहाँ क्या क्या पाया जाता है। एक ऐसा स्थित मैप देखे हुए ना, स्कूल जो बुक वगैरह भी होता है, आप नक्शे में पढ़े हैं कि अगर आपको यहाँ समझाना होगा ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ प्लस 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 प्लस, यहाँ माइनस 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 माइनस, और आपको पता है ये सरगुजा संभाग है, बस्तर संभाग है। प्लस का अर्थ है लोहा और माइनस का अर्थ है कोयला। तो आप इसके माध्यम से, इस प्रतीक के माध्यम से समझ पाएंगे किस किस क्षेत्र में क्या है। ये सिंबल का है, नक्शे में प्रतीकों को समझाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौसम आधारित नक्शे भी समझाना है ताकि मौसम के बारे में समझ सके, कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ बारिश हो रही है। पर्यावरण दृष्टि से नक्शों से बच्चे प्राकृतिक संसाधन का वितरण समझ सकेंगे। किस क्षेत्र में पहाड़ है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रेगिस्तान है, कहाँ पर वन पाए जाते हैं, कहाँ पर मैदान क्षेत्र है, नक्शे को देख करके एक ओवरव्यू बनता है, इसका बेनिफिट होता है। जिस क्षेत्र में पेड़ नहीं है वहां पर निश्चित रूप से वनों की कटाई हो गई होगी या वन समाप्त हो गए होंगे, प्रदूषण हो गया होगा, जनसंख्या का घनत्व जहां दिखा रहा है वहां पे जनसंख्या वृद्धि हो रही होगी। ये सब बच्चे के अंदर स्थायी समझ विकसित करने के लिए नक्शा भी बताया जाता है। वैश्विक दृष्टि और स्थानीय समझ दोनों का विकास होता है, ये भी एक पॉइंट है। इसको पढ़ेंगे थोड़ा, ये अंतिम लाइन है। फिर ये आपके बच्चों को नक्शा क्यों पढ़ाया जाए। डिस्टेंस, गणित भी आता है ना नक्शे में। आज टेस्ट दिए हो पर्यावरण का, आप लोग दिए हो? नहीं दिए हो, एक ही विषय का दिए हैं। और गणित का जो पेडागोजी का, गणितज्ञ का दिए हैं, जो आप लोग नहीं पढ़े हैं और वो टेस्ट में आया है, उसको ओपन करिएगा, उसके बारे में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नया नया प्रश्न है और प्रश्न आ चुका है, वो प्रश्न शामिल है ना। जो नहीं पढ़े हैं, श्रीधराचार्य नहीं पढ़े हैं आप, वो छूट गया है, 3-4 बार नाम आया है उसका। संख्या कारक सिद्धांत कुछ आया था, इसको पढ़ लिए क्या? नक्शे से बच्चे का अनुभव होता है, डायरेक्ट जिस क्षेत्र को देखे रहते हैं उसको नक्शे से समझते हैं। समय और नक्शे को समझाने के लिए बहुत जरूरी है
अनुभव अधिगम के लिए एक्टिविटी आधारित अधिगम होता है। आप खेल खिला सकते हैं नक्शे के माध्यम से, मॉडल दिखा सकते हैं, चार्ट, संवाद कर सकते हैं कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कैसे जाते हैं। आपको पूछा जाएगा, छोटे बच्चे से पूछा जाएगा, आप रायपुर गए थे? हाँ। कैसे गए थे रायपुर? तो आप वो तो कुछ तो बताएगा, बस से गए थे, तो बस कहाँ कहाँ रुकी थी, कुछ जगह, बड़ी जगह का नाम उनको पता होगा। ऐसे तो बच्चे को नक्शे समझ आएगा। तो रायपुर गए थे, बिलासपुर गए थे, वहां पे तो नदी आया था, तालाब आए थे, खेत आए थे, फिर समुद्र आया था, कुछ तो बता पाएंगे। तो वो कब होगा? जब उनके अंदर थोड़ा थोड़ा नक्शा मस्तिष्क में बन रहा होगा। और कुल मिलाकर के एक इंटीग्रेटेड लर्निंग ये है, समेकित अधिगम ये है कि हर विषय को नक्शे से जोड़ सकते हैं आप। समय को खगोल विज्ञान से, भूगोल और गणित को जोड़ सकते हैं, नक्शे को इतिहास पर्यावरण से जोड़ करके बच्चों को समय समय में पढ़ा सकते हो। जिस प्रकार से गणित हर विषय में है, अभी गणित का प्रकृति अभी पढ़ने वाले हैं। गणित का प्रकृति में देखें तो भूगोल में गणित का उपयोग, इतिहास में, राजनीति में कैसे कैसे होता है, फिजिक्स में उसको। ठीक, ये था इकाई 4। ये आज नहीं होता क्लास तो छूट जाता। बहुत सारी चीजें हम लोग सब्जेक्टिव के साथ साथ जीएस के बारे में भी चर्चा किया है, तो ध्यान रखेंगे। अब कल जो होगा 2 इकाई बचा हुआ है, इकाई 5 कोशिश किया जाएगा 1 दिन में, और इकाई 6 कोशिश किया जाएगा 1 दिन में। पर्यावरण का ना ज्यादा बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पर बच्चे को पर्यावरण क्यों कैसे पढ़ाया जाता है इस पर है, और यहाँ पर परिवार क्या होता है वो एक बार पढ़ चुके हैं, ये बार बार आता है, कितने प्रकार होते हैं, है ना। वो अभी आप लोग क्या बनाएंगे? त्रिभुज ढूंढेंगे, वो हो जाएगा पूरा आज। कितने त्रिभुज? चैप्टर 2। चलिए, त्रिभुजों की संख्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कितने त्रिभुज होते हैं, कैसे पता करना होगा। मैं नोट्स बना दिया था, उसको देता हूं आप लोगों को। कल हमने देखा था किसी शीर्ष से निकलने वाले त्रिभुजों की काउंटिंग। छुट्टी अभी नहीं होगा, थोड़ा देर बाद होगा। चलो ठीक ठीक। अब दूसरी स्थिति ये है, ये सूत्र आधारित है, इसको थोड़ा से समझने का प्रयास करेंगे। एक त्रिभुज में 2 ऐसी रेखाएं खींची जा रही हैं, इसको थोड़ा सा और पास बना देते हैं। हाँ, थोड़ा देर बाद हो जाएगी। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या पता करना है। कल का हमको कॉन्सेप्ट पता होगा। कल का कॉन्सेप्ट क्या था? घन का सिद्धांत। कितना पता है बच्चों, कितना पता है आप लोगों को? घन का सिद्धांत था जब किसी एक शीर्ष से रेखा खींची जा रही थी और दूसरे से, चाहे इधर का शीर्ष हो या इधर का शीर्ष, एक ही मतलब है, 2 शीर्ष से हम लोग लकीर खींच रहे थे। और उसका एक मूल कॉन्सेप्ट ये था कि दोनों जो लकीरें हैं, लाइन जो है वो बराबर थी, तब हम घन का सिद्धांत उपयोग कर रहे थे। अब परिस्थितियां ऐसी हो गई कि एक जगह पर 2 रेखाएं हैं और एक पर 3 रेखाएं हैं। ऐसी स्थिति में आपको त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी होगी। तो त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए पहला काम यह है कि जब भी कौन सी रेखा हो, ऊर्ध्वाधर रेखा हो, तो हम उस पर नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। इधर कितनी रेखाएं हो गई? यहां से हो गया 1, यहां से हो गया 2, यहां से हो गया, ये 3 भागों में टूट रहा है और ये 4 भागों में बट रहा है।
अब ऐसी स्थिति में इसका लॉजिक यही है कि सूत्र बोल सकते हैं या लॉजिक बोल सकते हैं, इन दोनों का गुणा, किसका किसका गुणा, जो शीर्ष रेखाओं से हम लाइन, आपके पास ये त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक त्रिभुज, एक दूसरा त्रिभुज ये, तीसरा त्रिभुज ये, चौथा त्रिभुज ये, मूल 4 त्रिभुज यहाँ से बन रहे हैं। यहाँ से एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है। तो यहाँ से 4 त्रिभुज, यहाँ से 3 त्रिभुज मूल रूप से, ठीक है। तो ये होता है दोनों का गुणा प्लस दोनों को जोड़ करके हाफ करना, ये इसका तरीका है। ये कब होगा, जब शीर्ष से खींची रेखा असमान हो, एक 2 हो और एक 3 हो। तो ये 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 7/2। तो यहां से 2 छक्के 12, 6 गुना 7 कितने हैं, 42 त्रिभुज हैं। आपके पास कोई और तरीके हो तो बिल्कुल बता सकते हैं। अब अपेक्षा रहेगी आप लोगों से कि कुछ ऐसे तरीके भी बताएं जो इससे आसान भी हो सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जितने तरीके मैं ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूं आप लोगों को, जो सही लगा। क्योंकि देखिए जो भी प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आना है और एक प्रश्न हर टॉपिक से आना है। तो आप किसी टॉपिक को ये नहीं बोल सकते कि इसको छोड़कर उसको पढ़ सकते हैं। जिसको पढ़ कर गए हो वो कठिन आ गया, जिसको छोड़े थे वो सरल आ गया, जिसको आप रिविजन भी नहीं किए। आगे देखें, चलिए आगे फिर ये आपके लिए होगा। एक त्रिभुज है, त्रिभुज में खींची गई है रेखाएं, और रेखाओं में खींची गई है यहां से 1 2 3 रेखाएं। यहां से हो गया 1 2 2 ही रेखा। और लिख रहा हूं इधर 5, इधर 3। काउंट करेंगे, काउंटिंग लिख लेंगे 1 2 3। तो यहां से एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, और फिर यहां से 1 2 3 4 और 5, इधर से 5 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 4 गुना, सॉरी 4 गुना नहीं, 5 गुना 4 गुना 5 + 4/2। ये बार बार 4 में क्यों लिख रहा हूं, अब दिमाग काम करना बंद कर दिया गया है मेरा। 5 गुना 3 और 5 धन 3/2, ये हो गया 15। और ये 5 3 4 लिख देते हैं डायरेक्ट। त्रिभुजों की संख्या 60, ठीक है। ये पैटर्न पे आधारित था। हमने अब तक वर्टिकल लाइन देखा, अब तक हमने शीर्ष से खींची गई रेखाएं देखी जिससे त्रिभुज की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब एक दूसरा लॉजिक ये है कि जब हम त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाते हैं और कोई भी रेखा स्पर्श नहीं करती शीर्ष को, ऐसा कोई नियम नहीं है ना, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ कि गणित में एक चैप्टर में ऐसा है, एक चैप्टर में ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ये परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जब काउंटिंग इस प्रकार से हो रही हो। अगला बनाएंगे त्रिभुज।
त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर आपको अब बनाना पड़ेगा और त्रिभुज, छोटे छोटे त्रिभुज। इसमें देखेंगे ये टेढ़ा होते जा रहा है, सही नहीं आया, इससे बना देते हैं। तो आप लोग ही बनाएंगे इसको ना, मैं पहले बना देता हूँ। तो ना यहाँ पर एक ऐसा एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1, ऐसा बन रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसको बनाने के क्या तरीके हैं देखिए, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटे छोटे भी हैं, शुरुआत होती है, लेकिन इससे आप लोग देखेंगे। काउंट करिए कितने त्रिभुज हो सकते हैं। ऑप्शन देता हूं मैं, 25 26 27 29। ऑप्शन तो, अब ऑप्शन पे आपको एक लॉजिक बताया था मैं कल। ऑप्शन में एक लॉजिक क्या था कि जो छोटा है और जो बड़ा है उस पर थोड़ा सा कम विचार करिए, है ना, उस पर कम विचार करिए। इसको देखिए बनाते कैसे हैं, यहां से देखिए नंबरिंग करेंगे नीचे वाले त्रिभुज को, 1 2 3 और 4, जो सीधे त्रिभुज है काउंटिंग कर लिए, 4 हिस्सा है ये। वैसे ही इसका भी 1 2 3 और 4, 4 4 हिस्से हो गए। जो ट्रिक होता है वो ये होता है कि 1 2 3 और 4, एक हिस्से को हमने क्या कर लिया, लिख लिया। दूसरे हिस्से को क्या करेंगे, एक लिख करके क्रॉस में प्लस करना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, काउंट हो गया 10। अब जितने संख्याएं हमने आप लोगों को माध्यिका पढ़े थे, माध्यिका में जो संचय बारंबारता, संचयी बारंबारता जो होता है ऐसे ही बनता है ना, संचयी बारंबारता आप लोग पढ़े हो कि नहीं, सांख्यिकी संचयी बारंबारता होता है, सबको फिर से जोड़ा जाता है। 10 6 16 3 19 और 20, 20 जोड़ना है, जोड़कर लिखना है। और दूसरा काम, इस पर ट्रिक ही है गिनने का, आप ऐसे कभी नहीं गिन पाएंगे। दूसरी बात, यहां पर कट राइट, कट राइट नीचे से, तो जो एक छोड़ करके एक, एक छोड़ करके एक, तो जो राइट होगा उसको जोड़ देंगे, 6 और 1 7, तो त्रिभुज की संख्या हो जाएगी
उसका उत्तर। हर ए में अलग अलग रूल्स फॉलो हो रहा है ना। तो आसान नहीं है त्रिभुज की संख्या गिनना। एक सबसे सिंपल है कि एबीसीडी का कॉन्सेप्ट, वो दिन भर लग जाएगा वहां पे, वो ऐसा नहीं करना है। तो अभी समय है 2 महीने, कुछ ट्रिक हैं, जो तरीके हैं, और उसको समझ लेंगे तो ये जो है। नहीं, आपको जैसे जैसे तरीके हैं, वो प्रैक्टिस ही तो, अभ्यास ही तो सफलता की कुंजी है, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद आ जाएगा। हमने क्या किया है, हर चीज में ट्रिक जरूरी नहीं है, आगे आने वाले में पैटर्न से बनते हैं, है ना। और ये पैटर्न और ट्रिक इसलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है कि आपको 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज कभी नहीं पूछेगा, इसलिए हम लोगों को ये पढ़ना पड़ रहा है। और यही तो आप लोगों को कराया जा रहा है, मेहनत। हमने क्या किया है, इसको समझने के लिए इसको देखिए। नंबरिंग किया, आप ऐसा करके देखें तो क्या इधर देखिए तो, इन दोनों को गुणा करिए, इन दोनों को गुणा करिए, इन दोनों को गुणा करिए, इसको गुणा करिए, क्या होता है क्या 27। आपका भी लॉजिक लग सकता है, नहीं होता है तो वो काम नहीं करेगा। नहीं हो रहा है, कितना आ रहा है? 16, 9, 4, 1, 30 हो जाएगा। तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा फिर। ऐसा ऐसा नहीं, वाह, फिर कैसे, क्यों 3 हटाओगे? ये ट्रिक है जो आप लोगों को करना होगा। 4 प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलिए छोटा वाला दे देते हैं भाई। समय लो, लेकिन वो एक नंबर आपके लिए कितना कीमती है उसको समझ जाइए। यहां से अब आपको बनाना है, कितना बन गया? 2 त्रिभुज। यहां से बन गया 1। करना क्या है, उत्तर बता दीजिए, देख के बताएंगे। यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे 1, 2, 3। यहां से नंबरिंग कर लेंगे 1, 2, 3। 3, 1, 2, 3 सीरियल नंबर लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे 1 लिखना है, 1 और 2, 3, 3 और 3, 6। ऊपर से नीचे को सबको जोड़ेंगे तो 6 और 3, 9 और 10। 10 है, इसको छोड़ करके इसको, इसको छोड़ करके इसको, तो कितना उठा लेंगे? 3। पहले कट करना है, शुरू वाले को नहीं लेना है। नहीं, कट था। नीचे से ही जाना है हमेशा। अब संख्या कितनी हो कोई परेशानी नहीं है। 5 5 का होगा तो अब मैं बता देता हूँ, यहाँ 5 होगा तो नीचे से 5 होगा, और ऊपर से भी वो 5 होगा, क्योंकि जितना ये होता है उतना ये भी होगा, तो तय ही है ना। क्योंकि जैसे जैसे ये जाते जाते हैं, विषम संख्याओं की संख्या कम होती जाती है। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ से भी 3 ही बनेगा, 1, 2, 3। तो 5 है तो 5 लिखिए, और संचय बारंबारता निकाल करके उसको हल करिए। अब थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, वर्ग के भीतर त्रिभुज। वर्ग के भीतर त्रिभुज को काउंट करना है, सबसे सिंपल तरीका होता है
एक वर्ग है, अब इसके अंदर आपको त्रिभुज पहचानना है। किसी वर्ग में विकर्ण खींची गई हो, किसी वर्ग में विकर्ण खींची गई हो तो ये विकर्ण का कॉन्सेप्ट है, गिनीजिए। विकर्ण सिस्टम, विकर्ण आधारित कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक, 4 हो गए। उसके बाद ये बड़ा त्रिभुज 5, ये बड़ा त्रिभुज 6 और ये बड़ा त्रिभुज 7, ये बड़ा त्रिभुज 8। ओके, ठीक, क्या होता है? नंबरिंग सिस्टम है ना, 1 2 3 4 वाला जो प्रमाणित भी है। आप किसी भी त्रिभुज के लाइन टू लाइन ऐसा गिनना शुरू कर दीजिए। कितना हो गया? 4 हो गए। अंतिम संख्या क्या है? 4। उस 4 का 2 से गुणा करना है हमेशा, तो 4 दूनी 8 त्रिभुज। जब भी वो किसके अंदर हो? वर्ग के अंदर हो, क्या करना है आपको? गुणा कर देना है। लिख पाए थे क्या? 4, 1 2 3 4 लिख लिए, 2 से गुणा कर दिए। इसी में और दे देते हैं। मैनुअल गिनने में आपको समस्या हो सकती है, इसी कारण से इस पर आप लोग ध्यान से, यहां से हमने 2 विकर्ण डाला है, यहां से भी हमने एक लाइन खींच दिया है। हमने लाइन खींच दिया ना, आप बताएंगे इसमें कितने हैं। आप मैनुअल इसको तो गिन लिए थे, अब आपको मैनुअल नहीं गिनना है, आपको इसके सिद्धांतों या तरीकों पे जाना होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे? कहीं से भी शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 2 कितना त्रिभुज? 16 त्रिभुज। अभी जितने भी इसमें क्रॉस करके इस पूरे टुकड़े को त्रिभुज में बांट दे। कहीं से भी खींचेगा तो निश्चित रूप से वो विकर्ण से कहीं ना कहीं वो बाद में एक ना एक लाइन रहेगा ही। विकर्ण ना रहे तो वो त्रिभुज कैसे बनेगा? आप थोड़ा सोच ही सकते हैं, है ना। मैं अगर इस डब्बे में अब बीचों बीच लाइन खींचता हूँ, पूछता हूँ कितने त्रिभुज हैं, संभव ही नहीं है। त्रिभुज कैसे बनेगा? पता चल रहा है आप लोगों को पूछा गया है ऐसा डब्बा बना के कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिभुज है। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, तो कुछ तो सोचेंगे वहां पे कि त्रिभुज बन कैसे सकता है। ये तो वर्ग बन गया ना, कितने वर्ग है थोड़ी पूछा है। वर्ग पूछता तो 4 नहीं है, ये 5 है। खुद में एक वर्ग, टुकड़े टुकड़े में एक वर्ग। चलिए, अब ये इसमें एक विकर्ण खींचने के बाद कितने भी उसको विभाजन कर ले, काउंट करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। लेकिन ऐसी नहीं होती, परिस्थिति कभी कभी अलग हो जाती है। नहीं हो नहीं यहाँ पर आ गया ये तो वर्ग भी नहीं बन रहा है, दोनों को हटा देते हैं। नहीं सुन लेकिन नहीं आ सकते चालू कर देती तो कहा नहीं थी क्लास में
ये कह रहा था नहीं सुनाया ना था। टीवी जैसा बड़ा स्क्रीन होता है यूजुअली इंटरेक्टिव पैनल या इंटरेक्टिव प्लेट औना रे पापा है ना जैसे दो का हम खाना दो वर्ग खाया को आपस में ऐसे करते हैं। अब बताएंगे कितने हैं। और तो सही में ना कैसे लोग आग खाता खाना खाता ये नहीं कैसे जुड़ा हुआ अपन कुर्सियां भी खाते हमें ठीक है। तरीम हो जाता है हमें ये जाके समझा खाए संग बोल एक देखा हिस्सा कितना पापा बर्तन है। वो ना खा के बर्तन लोग सबसे में खा के था दोनों वर्ग से निकाल के पूरा बस 5 मिनट बाद छुट्टी हो जाएगी। आ गया कितना आया है अभी इसको लेकर आप कितना है 8 8 और 8 16। लेकिन जब दो हम वर्ग को जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ज्वाइंट कॉन्सेप्ट ये है, ये एक ज्वाइंट है, ये एक ज्वाइंट है, ये एक ज्वाइंट है, यहाँ पर भी एक ज्वाइंट, एक ज्वाइंट, एक ज्वाइंट। जब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बन गया और यहाँ से ऐसे बन गया। तो 16 और 2 18। आठ प्लस 8 प्लस 2 2 क्यों आया है यहाँ से ऐसे मैं खींच देता हूँ ये बड़ा ऊपर से ऊपर। अब इसको हम बदल देते हैं, संख्या बढ़ा देते हैं 3। दुनिया की कर दे तीन बनाने हैं आपको भी, कापी में आप सब बनाते जाइए। एक यहाँ से जुड़ा, एक यहाँ से जुड़ा, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अभी हम सभी को केवल और केवल किसी भी वर्ग के अंदर विकर्ण खींच रहे हैं और उसकी संख्या को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर फिर से 2-4 लाइन बनेंगी तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे होगा वो देखेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं 3 इससे हैं इसके। तो पहला चीज तो ये हो गया 8 8 8। ठीक, 8 8 8 तो बन ही गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और सबका डबल करना है। 4 गुना 2 बराबर 8, 4 गुना 2 बराबर 8, 4 गुना 2 बराबर 8। सब में हम कॉर्नर में एक अगर पॉइंट लगाते हैं तो कितने पॉइंट लगा रहे हैं हम 4 पॉइंट लगा रहे हैं। उसमें कितने पॉइंट 1 2 3 पॉइंट लगाए थे, है ना। अब इस आधार पर आप कितने त्रिभुज और बना सकते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट 1, इस पॉइंट से इस पॉइंट 2, इस पॉइंट से इस पॉइंट 3, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4। तो प्लस 4, 8 या 24 और 4 28 त्रिभुज। आप लोग सीधा सीधा बनाएंगे, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ा देर बाद हो जाएगा 5 बजे।
आगे बढ़े। बोर तो नहीं लगता है ना? त्रिभुज काउंटिंग करना है क्या, कैसे कैसे हर बार नया आ जाता है। एक वर्ग है, और वर्ग के ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ है। उसके बाद इसके अंदर विकर्ण भी है। ये जो लाइन है इसको भी क्रॉस किया है। उसके बाद इसको भी क्रॉस किया है। इसमें अब त्रिभुज की संख्या पता करनी होगी आप लोगों को। लॉजिक लगा सकते हैं, कुछ ऐसे तरीके आपके पास होंगे। तो दो त्रिभुज है, दो आकृतियां हैं, ये समझ जाइए। एक वर्ग की आकृति है और ऊपर त्रिभुज की आकृति है। सबसे पहले क्वेश्चन हमने बनाया था त्रिभुज की संख्या गिनने वाला, 1 2 3, और इसको गिन लीजिए। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बैठेगा और सबका उत्तर आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन महसूस हो। आ गया? जितना आएगा वही उत्तर है आप लोगों का। सही गिनोगे तो। आया? देखिए, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में एक त्रिभुज है ना, ये 1 और 2 का कॉन्सेप्ट हो गया। 1 + 2 = 3। इससे मिल गया हमको एक 3 त्रिभुज। अभी हमने देखा है नंबरिंग सिस्टम से कि किसी वर्ग के अंदर अगर वो त्रिभुजाकार बने हुए हैं तो सबको एक बार लिखना है कितने हिस्से बन रहे हैं, और 8 का किससे 2 से गुणा बराबर 16। ठीक है। उसके बाद कितने हो गए? 16 3 19। और दो त्रिभुज आपको ढूंढने हैं कहां से? पॉइंट। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है और एक पॉइंट है। यहां से यहां एक त्रिभुज, यहां से यहां एक त्रिभुज बन गए। तो +2 की स्थिति ये है। यहां से व्हाइट में कर देते हैं। ये इसके हिस्से में एक त्रिभुज बना रहा है जो काउंटिंग में शामिल नहीं था। ये भी इस तरफ एक त्रिभुज बना रहा है जो काउंटिंग में शामिल नहीं था, है ना? हो गए। आप लोग भी वैसे ही गिने, दो त्रिभुज। पॉइंट बना लीजिए, जब भी वो अदर कहीं से कनेक्ट है पॉइंट बना करके उससे त्रिभुज निकालने का प्रयास करें। चलिए, एक और है जिसको देखें आप। एक वर्ग, इससे जुड़ा फिर से एक वर्ग, बनाएंगे। अभी का लॉजिक ही काम करेगा। आप क्या कॉन्सेप्ट रख रहे हैं? पहला चीज ये वाला कॉन्सेप्ट याद है, ये कॉन्सेप्ट याद है, दोनों मिलाकर कितने हुए? और पॉइंट बनाएंगे, देखेंगे क्या पॉइंट का कनेक्शन किसी से है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक लाइन रहता तो आपका पॉइंट बनाने का कामगार होता। ऑप्शन दूं?
ऑप्शन है 20, 22, 24, 26। छोटा और बड़ा तो होता नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना, ये सोच के मत जाइए। बाकी तो ये सबसे सरल है। फिर काउंटिंग में आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट देखा अभी जस्ट, जब दो ऐसे, ये 18 हो गया ना अपने से ही, वो हमें देखा इससे पहले प्रश्न, वर्ग में त्रिभुज 18 हमने पहले से निकाल चुका है, और बाहरी त्रिभुज कितने, 4, 18 4 22। ठीक, आपको सहायक शिक्षक में 15 से 15 नंबर लाना ही पड़ेगा, शिक्षक में 10 नंबर, 10 में 10, किसी भी कीमत में कम नहीं होना चाहिए। प्रयास करिएगा, नहीं बन रहा है रुक जाइए, दूसरा प्रश्न बनाइए, फिर आइए, दिमाग लगाइए, फिर बनाइए। अंत समय में जब नहीं बनता है तो छोड़ दीजिएगा। हाँ बनेगा, उस पर लॉजिक नहीं लगा तो 2 घंटे लॉजिक नहीं लगेगा, कभी कभी ये होता है। कभी कभी आप बनाने के बाद तुरंत टिक मत करिए, थोड़ा सा रुकेंगे, मैं उसको सबको बताऊंगा कैसे आप लोगों को करना होगा एग्जाम हॉल में, नहीं तो फिर आप लोग निकल लेंगे, गड़बड़ कर लेंगे। चलेंगे, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर कहाँ गया। आपको 4 वर्ग में सभी को जोड़ देना है, यही तो है। ऑप्शन देता, 48 नहीं है, 48 काउंट हो गया कैसे पता नहीं, लेकिन 48 नहीं है। 42, 44, 46, 48। चलिए थोड़ा सरल कर देता हूँ आप लोग के लिए, है? इस पर ध्यान ना दें, उत्तर पर ध्यान दें। नहीं सुधारूंगा, क्या है, चलो सुधार देता हूँ, उत्तर ढूंढिए ना। हम्म, 44। थोड़ा देर बाद, हाँ वो आप ऐसे ऐसे को भी काउंट कर लेंगे फिर, तो फिर 4 बढ़ जाएगा वो। ढूंढेंगे, लॉजिक लगाएंगे। पहले चीज तो ये हो गया कि आप लोग इसको 1 यूनिट मानते हैं पहले से ही, इसको 1 यूनिट मान करके चलिए, तो इसमें हम 18 18 ढूंढे थे, इसका हो गया 18, इसका हो गया 18, 36 तो ऐसे ही हो गए। अब उसके बाद आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं क्या, ज्वाइंट में देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट देख लेते हैं, बताते जाएंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट,
3 पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, हो गया, बन गया, मिल गया ना। यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद ये बीचों बीच एक त्रिभुज, ये बीचों बीच एक त्रिभुज, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज, हो गया। तो प्लस कितना करेंगे आप, 8। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई फिर, 44। एक बार मौका मिलेगा लेकिन काउंटिंग करने के बाद, यही गड़बड़ है, आपको थोड़ा हिंट करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा उस दिन। 48 मतलब गलत ही हो जाता उस समय, फिर आप रोकेंगे और डबल और काउंट करेंगे, मतलब डबल मेहनत ही होगा फिर वो, और डबल भी आप काउंट करेंगे, उसी को ही काउंट करेंगे, ये लॉजिक बैठ जाता है, उसको ही गिनेंगे। थोड़ा सा रुक करके गिनना है। एक और देख लेंगे, फिर आप कई सारे तरीकों को बनाएंगे। जब त्रिभुज के अंदर अलग अलग लाइनें खींची जाती हैं, 1 2 3 4 5, तो हो गया ये 1 2 3 4 5 6। अब उस पर कुछ इस प्रकार से लाइनें फिर से खींची जाती है, जो अलग अलग इसको भाग में बांटता है। ठीक, ये आपके लिए कठिन हो सकता है थोड़ी देर में। क्या, हाँ, क्वेश्चन लिखने में ही टाइम, बड़े बड़े बनाए करेंगे आप लोग, पेज बचाने के चक्कर में छोटे छोटे मत बनाइए। असल में ये जो है ना, ब्लैंक पेपर में बनाओगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट बैठता है। जैसे अब इसको बनाएंगे तो फिर कहाँ कहाँ पे लाइन, ऑलरेडी कॉपी में लाइन खींची हुई है, उसके बाद आप उस पर आप लाइन करते हैं तो ऊपर और इसके लाइन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो कोरा में थोड़ा सा ज़्यादा, बस ये लास्ट है। ऐसे प्रश्न को लेकिन क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले ये देखिए, पहला काम, नीचे से आधार से जाएंगे, यहां से यहां कितना त्रिभुज, यहां से यहां एक, सभी शीर्ष से निकल रही हैं, हमने शीर्ष से निकलने वाली संख्याओं को लिखते थे और उसके बाद सबको जोड़ देते थे, ठीक है। यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां से एक त्रिभुज, यहां से ये अपने में 2, ऐसे, ये सबसे आधार है। अगर हम इस टुकड़े की बात करते हैं, यहाँ से एक त्रिभुज का एक हिस्सा बना है जो अपने में पैक है, वो 3 त्रिभुज को अपने साथ लेकर चल रहा है, ठीक है, ये भी क्लियर है। यहाँ से देखिए, हम यहाँ से इस लाइन में, तो ये पैक होकर के अपने में 3 त्रिभुज को लेकर के अपने साथ ये चल रहा है। यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज का एक सेटअप है,
उसमें भी 1 2 3 4 त्रिभुज को लेकर चल रहा है। यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज और बना हुआ है, 1 2 3 को लेकर चल रहा है। काम क्या करना है आपको, ये अपने में एक जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 6, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 3 10, इसको जोड़ेंगे तो 6, इसको जोड़ेंगे तो 6, इनको जोड़ेंगे तो 21। तो सबको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। 6 6 10 6 6 21, जो आएगा उतने त्रिभुज की संख्या है। ठीक है, हाँ? सबका जोड़ सही है ना, पक्का? आंसर अलग आया, हो सकता है कि आप लाइन छोड़ दिया होगा। आंसर 45 आया है ना? एक आध काउंटिंग डबल हो गया होगा। हो सकता है क्वेश्चन में एक आध लाइन कम किया होगा, हो सकता है। ये एक हो गया, एक शाखा बन गया, ये दूसरी शाखा बन गई। नहीं, आप लोग ने काउंट नहीं किया है, जितना ब्रांच बना हुआ है सबको जोड़ना है, बस कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये 5 रहता तो केवल 5 तक ही काउंटिंग करते। फोर्टी नाइन। अगर 1 2 छोड़ दिया जाए तो उस हिसाब से जितना और बढ़ता जाएगा उतने हिसाब से सबका योग होता जाएगा। सबको एक साथ जोड़ देना है। तो एक शीर्ष से लाइन खींची गई है, तो उसमें अगर ब्लॉक करता जाए तो हर ब्लॉक में अपने अपने में एक नया नया त्रिभुज के डब्बे बन रहे हैं। चलिए फिर अब मैथ्स कल थोड़ा सा पढ़ेंगे, गणित की प्रकृति आज नहीं हो पाया, ये भी करना था। वर्ग काउंटिंग करना है। प्रश्न त्रिभुज गिनने वाला मैं दूंगा, कम से कम 50, कम से कम ना। उस 50 के आप क्या तरीके लगा सकते हो, क्या कैसे बना सकते हैं, आप उसके आंसर बना के डालेंगे, उसके बाद उसका उत्तर डाला जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा ये डिपेंड करेगा। मैनुअल पहले गिनने का प्रयास करिएगा, ट्रिक तो पता नहीं, ट्रिक पता है तो पता है, नहीं तो आप लोग मैनुअल गिनेंगे ही, कोशिश करेंगे।